महाराष्ट्र में बाला साहब एक शेर की तरह गरजते थे और सब चुप हो जाते। झोपड़पट्टी पुनर्विकास स्कीम ये बाला साहब की देन है। सत्ता आने के बाद भी फर्क पड़ता है। भूमिपुत्र यहाँ तो पीढ़ियों से लोग रहते हैं, क्यों समझाना पड़ता है? मुझे समझ में नहीं आता है। जन्म देने वाले उसका नामकरण करता है ना, कि दूसरा आके नामकरण करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो जवान थे वो मावड़ा कहा जाता। हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है, जो किसी भी जंग किसी बात के कोसे लेना आपके और मेरे हाथ में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बीएमसी चुनाव अपने चरम पर है। हर तरह की जोड़ तोड़ जारी है। कई सीटों पे लोगों को बैठा दिया गया है, लोग बैठ गए। पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बीएमसी महानगर पालिकाओं के चुनाव पूरे दुनिया में चर्चा में है, क्योंकि लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि लोकतंत्र में खड़े होने वाले अपने आप बैठ रहे हैं। क्या बात है। ऐसे में अरविंद सावंत साहब, जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, शिवसेना की बेसिक राजनीति से शुरू होकर अपर लेवल की राजनीति तक आए हैं। हमारे स्टूडियो में आए हैं अरविंद सावंत साहब, आपका बहुत धन्यवाद। अरविंद सावंत साहब की सबसे विशेष बात है कि वे खुलकर बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हमारी तरफ से भी कोई गलती है तो उनको गलती स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हम जो है ना, डीवीडी दोपहर को शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र जी। सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहला सवाल है कि बीएमसी चुनाव है और अब तक 25 सालों से आप बीएमसी पे रहे हैं, तो ऐसा 3 कौन से मुद्दे हैं जो इस बार आपने अलग से रखे हैं, जो जनता को आपकी तरफ ले आए? अलग से रखे हुए मुद्दे, खास करके निवास। मुंबई महानगर पालिका के जमीन पर मुंबई महानगर पालिका के ही माध्यम से घर बनाए जाएंगे और भूमिपुत्रों को घर दिए जाएंगे। वो गिरण मिल वर्कर हो या पुलिस हो, ये लोग जो रिटायर्ड होने के बाद में बाहर जाना पड़ता है उनको, ऐसे लोगों को मुंबई से भी, मुंबई शहर में वो दे नहीं सकते इतनी बड़ी कीमत, तो बेचारे गरीब होकर सब बाहर गाँव जाते हैं। उनके लिए मकान बनाने का जो साहसी निर्णय आदरणीय उद्धव साहब और राज साहब ने लिया है, उसका मैं बड़े दिल से स्वागत करता हूं। सर, आपका भूमिपुत्र मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जो पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया है, उसकी सराहना पूरे भारतवर्ष में कोई भी महानगर पालिका मुफ्त में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी इस बोर्ड की शिक्षा नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। उसके लिए बच्चों को जहाँ ऐसे स्कूल जो है प्राइवेट, वहाँ अगर आप जाएंगे तो लाखों रुपए फी देनी पड़ती है जी। अब गरीबों को, बच्चों को ये मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। मुंबई पब्लिक स्कूल खुला है, उसकी विस्तार करने की जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है, जो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ाने की बात की है उन्होंने। जो 5 है तो उसके वैसे एक बनाया ही है, जोगेश्वरी में बनाया जी, बिल्कुल। और मुंबई महानगर पालिका के सारे अस्पताल मुफ्त में सेवा देते हैं और सुपर स्पेशलिटी सेवा देते हैं। हालांकि कानून में कहा है प्राथमिक सेवा केंद्र है वो, लेकिन ऐसी कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, तो वहाँ सुपर स्पेशलिटी दी जाती है। उसके साथ में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो जो मेडिकल में जाना चाहते हैं बच्चे, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए वो भी एक उपलब्धि होगी। मुंबई शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है जी, कि जो उनकी आगे वाली पीढ़ियां जो राष्ट्र की नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई लेंगी जी, बहुत बड़ी बात। सर, भूमिपुत्रों से आपका क्या आशा है? भूमिपुत्र कौन है आपके? भूमिपुत्र ये नहीं कि सिर्फ मराठी माँ बाप के जो जिनका जन्म हुआ जी, वो नहीं। भूमिपुत्र यहाँ तो पीढ़ियों से लोग रहते हैं जी, जैसे जैन लोग है, मुस्लिम है, पीढ़ियों से है ना, उत्तर भारतीय है, कितनी 5-5, 6-6 पीढ़ियां होंगी उनकी। बिल्कुल। तो वो कौन है? वो सब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे जी? वो तो हमारे भाई है ना जी जी। अच्छा, वो भी तो मराठी में पढ़े हुए हैं। अभी ये शुरू हुआ नाटक। मुंबई महानगर पालिका और एक अभिमान की बात बताता हूँ जी, एकमेव महानगर पालिका है जहाँ मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयाली, इस सब माध्यमों की शाला स्कूल चलती है हमारे। वाह। मुंबई महानगर पालिका चलाती जी, और मुफ्त पे चलाती है, उनके बच्चों को भी मुफ्त पे पढ़ाती है। सर, सस्ती आवास योजना में आपने 1 लाख घर बनाने का वादा किया है, तो ये जमीन कहाँ होगी और ये कैसे पूरा करेंगे? मुंबई महानगर पालिका के पास बहुत जमीन है सर जी, बहुत जमीन है। जैसे आप देखिए, अभी
टावर का जमाना आया। जी अभी अब ताड़वाड़ी जैसे माजगांव में है, जी या बीआईटी चार्ज जो चंदनवाड़ी में थी, जी ऐसे बीआईटी चार्ज जो है ना सारी मुंबई में उनकी सब प्रॉपर्टी है। जी उस प्रॉपर्टी पे अगर आप टावर बनाएंगे जी तो मुल्क में घर भी दे पाएंगे, बेच भी पाएंगे। उस पे जैसे एसआरए बनती है जी। उसी उसी तहत यहाँ भी बन सकता सर, मुंबई महानगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जब आप इतनी बड़ी योजना लेके आएंगे तो उसको भ्रष्टाचार से कैसे बचाएंगे? देखो भाई, मैंने याद है जो बिल्डी चाल का जो डेवलपमेंट की बात जब आई थी जी तो वहाँ सारे लोग, कुछ लोग थे वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है लोगों का जी कुछ लोगों को कहने लगे कि हम खुद करना चाहते हैं। तो बोला खुद क्या करोगे जी एक ही बिल्डिंग का करोगे ना, जी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, जी सुविधाएं कैसे करोगे, जी जन सुविधाएं लगी, रास्ता चौड़ा करना पड़ेगा, जी प्लेग्राउंड कैसे करोगे, जी सभी इकट्ठा आएंगे जी जैसे तब जाके बना सकते हो ना। जी उसके बाद में मैंने उनको कहा तो लोग बड़े शुरू में गुस्सा थे लोग, जी क्योंकि उनका वेस्टेड प्राइवेट नहीं। अगर इसको करना है तो भाड़ा करनी चाहिए। जी अब भाड़ा क्यों, सरकार हमारी भी आएगी, नहीं थी आएगी, उससे पर क्या पड़ता है। जी भाड़ा सरकारी संस्था है, जी भाग नहीं जाएगी, बिल्डर भाग जाता, बिल्कुल किराया नहीं देता समय पे। जी जिनको खाली करते हो उनको किराया भी नहीं था, शुरू में किराया मिलता है, बाद में वही लोग रुकाते सर अभी किराया बंद हुआ, करे क्या हम लोग, जी आधा तो काम छोड़ के भागे जी भाड़ा सरकारी संस्था रहेगी तो सरकार जिम्मेदार होता है जी वो कहीं से और काम करा रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जी गला पकड़ने के लिए हमारे पास भाड़ा सरकारी संस्था है, जी तो ये व्यवस्था है, वैसे महानगर पालिका खुद करेगी जी कोई दिक्कत नहीं है। सर, कोस्टल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चर्चा में है कि कोस्टल रोड और बीजेपी और दूसरी दल उसका श्रेय ले रहे हैं। आप कैसे जनता को समझाएंगे कि कोस्टल रोड आपने शुरू किया? क्यों समझाना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता है। हम कभी कभी कहते हैं कि भाई जन्म लेने के बाद नाम, बच्चों का नाम कहते हैं तो माँ बाप पता पूछते हो क्या, इसके माँ बाप तू भी हो क्या, जन्म देने वाले उसका नामकरण करता है ना, कि दूसरा आके नामकरण करता है। वो काम जब शुरू किया तो भूमि पूजन जब हुआ तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने, उस भूमि पूजन में मैं खुद यहाँ का सांसद होने के साथ नाटे मौजूद था। तीसरी बात है, ये कोस्टल रोड राज्य सरकार ने नहीं बनाया, मुंबई के शहरवासियों के लिए प्रार्थना है, ये पहले समझ लो। ये राज्य सरकार के पैसे से नहीं बनाया, ये महानगर पालिका के पैसे से बनाया। और महानगर पालिका में सत्ता शिवसेना की थी, जो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन पर काम करती थी। ये उनका सपना था, उद्धव जी ठाकरे साहब का। वो सपना उन्होंने मुंबई महानगर पालिका की शिवसेना की सत्ता के माध्यम से मुंबई के शहरवासियों के लिए पूरा किया। और आपको और एक उदाहरण देता हूँ उसका प्रूफ। जब वो टनल बोरिंग मशीन आई, जी, इतना बड़ा पहाड़ के नीचे से आना था तो खोदना था, एक बोरिंग मशीन आई थी। उस मशीन को नाम दिया उद्धव जी ठाकरे साहब ने, मावड़ा। जी, मावड़ा का अर्थ क्या होता है सर? मावड़ा मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो जवान थे वो मावड़ा कहा जाता था। जी, मावड़्यांचे राज्य। मावड़ा मतलब जो लड़ाई करने वाले जवान, वैसे जवान की जैसा काम करेगा, टनल करेगा, उसका नाम मावड़ा दिया था सर। तो ये नाम देने वाले भी उद्धव जी ठाकरे हैं। पैसा मुंबई महानगर पालिका है, सपना उद्धव जी ठाकरे साहब का है, काम उन्होंने पूरा किया। हम खुद बार बार, कितनी बार मुझे लगता है आप अगर अखबार बोले कि आपके पत्रकारों के पास भी छवियां होगी कि उद्धव जी ठाकरे साहब अंदर टनल देखने गए हैं, आदित्य ठाकरे साहब गए हैं, आदित्य ठाकरे साहब अटल सेतु का काम देख रहे हैं, उद्धव जी ठाकरे साहब अटल सेतु का काम देख रहे हैं। गर्डर उद्धव जी ठाकरे साहब ने डाला था, काम तो शुरू कांग्रेस के साथ हुआ। वैसे बोलेंगे तो फिर सीलिंग किसके जमाने में? बाला साहब ने शुरू किया था, कांग्रेस ने पूरा किया, तो क्या हो गया सर? दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली का वायु पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, भयानक, और उसके बाद अब मुंबई भी उस दिल्ली से कंपटीशन कर रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे? भगवान की दया से मुंबई शहर समुद्र के किनारे है, दोनों तरफ समुद्र है। समुद्र होने के नाते हमें थोड़ा भय कम है, क्योंकि हवाएं आती है। जी, जी। दिल्ली में खुद की हवा कहाँ से आती है? जी, यहाँ तो है समझे, तो जो कुछ लोग, लेकिन उस मुंबई की रक्षा के लिए ही उद्धव जी ठाकरे साहब ने, जब मेट्रो का कार्यक्षेत्र बनाने की बात आई, जी, तब उन्होंने विरोध किया था, कहा कि गोरेगांव में कार्यक्षेत्र नहीं बना। जी, अरे के गोरेगांव के आरे में जो
जंगल है, वहाँ के पेड़ न कटवाओ, वहाँ जो प्राणी है, जैव विविधता का ऐसे शब्द प्रयोग किया होता है, तो जो विविधता वहाँ है उसका निर्दय मत करो, उसको जो विध्वंस न करो। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा एकमेव शहर है जिस शहर में जंगल है, और ये जंगल प्राणवायु हमें देता है, वो हमारे फेफड़ा है। आरे का जंगल हमारा फेफड़ा है, उस फेफड़े को उद्ध्वस्त न करो, ये उनकी धारणा थी। और उन्होंने मेट्रो का विरोध नहीं किया था, उनका कहना था हमें कांजूर की जगह दे दो, जो खुली पड़ी है, जहाँ पेड़ पौधे कुछ कम नहीं है, कार लैंड जिसे कहते हैं उसी लैंड है, उस पर दे दो। वो मना किया। ये उल्टा बोलते हैं, जब केंद्र की सरकार ने मना करके, जब सत्ता तुम्हारी थी ना, तो दिया नहीं। अब उद्धव जी ठाकरे साहब जाने के बाद में, उनकी सरकार जाने के बाद में, वही केंद्र सरकार ने वही लैंड कंजर्वा की जगह दे दी ना, तो पहले क्यों नहीं दी? क्यों आरे का विध्वंस किया आपने? है उसका उत्तर आपके पास? सर एक बात होती है कि बीएमसी के पास बहुत सारा फंड रखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट में, और 25 सालों से आपने बीएमसी पे राज किया, लेकिन फिर भी बीएमसी के फंड का उपयोग ना करके मुंबई करों को बहुत सारी दिक्कतों में रखा, ऐसा आरोप लगाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात है, जब हमारी सत्ता आई तब बीएमसी मुंबई महानगर पालिका 600 करोड़ घाटे में थी, घाटे भी थी, याद रखना। अब हमारी सत्ता आई 25 बरस में, 20 बरस से साथ पे थे हमारे, ये भी ध्यान में रखना। सवाल पूछते हैं तो उनको पूछना, भैया आप तो 20 बरस उनके साथ में ही थे ना, ये भी तो सवाल पूछो। तो 20 बरस में आपने क्या किया, ये भी उनसे पूछिए ना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बताता हूँ। फिर उस घाटे वाली मुंबई महानगर पालिका को 92,000 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट में लाया, काम करके। ये नहीं कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया, कुछ किया, बस परफेक्ट गवर्नेंस कहते हैं ना, गवर्नेंस, परफेक्ट गवर्नेंस किया। और उसको आमदनी आई, पैसे सुरक्षित रखे, नहीं इसके लिए सुरक्षित रखे, पैसे रखे। जो कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है, निवृत्त होता है, तो उसकी सारी देन जो होती है, ये रकम होती है, जो सारी वो रकम उसको समय पे मिले, इसके लिए वो बरकरार रखी। ऊपर की रकम जो रखी वो प्रोजेक्ट के लिए थी, बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोस्टल रोड। अभी आपको पता है मुंबई शहरवासियों को 365 दिन पीने का पानी मिलता है। कभी किसी ने सोचा पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पुराने जमाने जो डैम जो बांध थे, उसके डैम थे, वो तो भर गए ना पूरे, उससे तो पानी पूरा नहीं होता, आबादी बढ़ गई। तब उद्धव जी ठाकरे साहब ने सोचा इसको कुछ करना पड़ेगा, तो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मध्य वैतरणा और एक डैम बनाया। पैसा मुंबई महानगर पालिका का। ये पैसे कह रहे हैं ना इस्तेमाल नहीं किए, उनके लिए बताता हूँ पैसे कैसे इस्तेमाल किए। तो ये सारा उनके लिए उसमें से वो बनाया। बाद में ये दोनों चीजों के साथ, जैसे मुंबई स्कूल हो, मुंबई अस्पताल हो, ये सारी सुविधा है ना, शमशान हो, गार्डन हो, आप देखिए ना कितने सुंदर सुंदर गार्डन मुंबई महानगर पालिका ने बनाए। आप जाकर देखना, कभी मैं आपके पत्रकार को किसी उसको कहना मेरी प्रार्थना है, जाओ मुंबई शहर में, इतने खूबसूरत गार्डन बना के रखे मुंबई महानगर पालिका। वही तो उसका काम है ना भाई, मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक शमशान अच्छा बनो, ये काम करके आए। इसके बाद में और एक वचन उन्होंने 2017 में दिया था कि गारगाई पिंजाल का मैं डैम बनाऊंगा। जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने तो प्रोजेक्ट सामने आ गया, तो पता चला 6 लाख पेड़ काटने होंगे। अभी इतने वृक्ष काटोगे तो पानी कहाँ से आएगा? भाई पहाड़ और वृक्ष दोनों भी होने चाहिए, सिर्फ पहाड़ होने से नहीं जमेगा, तो बारिश गिरेगी फिर पानी। अब जब तुम डैम बनाने जा रहे हो तो नदी आए, तो पानी कहाँ से आएगा? तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी वक्त एक नया प्रकल्प लेकर कोई आ गया, संकल्प और प्रकल्प। उन्होंने कहा इतना सब आप सोचते नुकसान का भी सोचो। ये 6 लाख वृक्ष कटौती के बाद में जो नुकसान होगा, अगर पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई, तो डैम में क्या होने वाला है? तो वृक्ष तोड़ नहीं होनी। उसी वक्त एक कंपनी आई, उन्होंने बना ये समुद्र का पानी पीने के लायक कर सकते हैं। थोड़ा 4 पैसा अधिक जाता, लेकिन दोनों का भी संतुलन होता, क्योंकि ऑक्सीजन भी रहता और यह पानी भी मिलता। और एक दिन में पर डे जो आपको 400 mld पानी मुंबई शहर को लगता है, उतना पानी इस समुद्र से हम लोग पीने के लायक बना के देते थे।
थोड़ा सा खर्चा ज्यादा था जी। फिर क्या हुआ? फिर वो वही तो शुरू करने जा रहे थे जी। फिर गए सरकार हमारी, और क्या करेंगे, सरकार ही गई। 2022 में तो आप जानते हो कोविड आ गया बाद में जी। सर पिछले 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, 4 साल से प्रशासक राज रहा है, तो बीएमसी की क्या दशा रही है, फंड का किस तरह उपयोग किया, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उपयोग से भी दुरुपयोग हो रहा है जी। मतलब एक चीज है किसी भी भाई, एक चीज की कीमत, समझो आपका कैमरा है जी। इस कैमरे की कीमत 50,000 रुपए है जी। तो बीएमसी के ये इनके डायरेक्शन पे जी। वो कहेंगे 50,000 मत लगाओ, हाँ। 5 लाख करो। जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार बीएमसी में अगर सत्ता में आते हैं तो आदरणीय उद्धव जी आदित्य ठाकरे साहब ने इसके बारे में बहुत बार पत्रकार परिषद ली, हमने मोर्चा भी निकाला, रैली भी निकाली थी जी। उसका असर ऐसा हुआ उनको टेंडर कैंसिल करना पड़ा। एक रिंग बनी थी उनकी, वो रिंग कैसी बनी थी मालूम है क्या? जी। जी। आप भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये भी कॉन्ट्रैक्टर जी। बराबर है जी। अब क्या करना है, तो एक जगह ये काम 50 करोड़ में करना है, 50 करोड़ में लेना है, जब उनको 50 करोड़ में चाहिए जी। तो आप क्या करोगे दोनों भी? हाँ। आप लिखो 55 करोड़ 52 करोड़, तो लोएस्ट कौन बन गया? 50। वो लोएस्ट भी नहीं होता है, हाँ। वो भी ज्यादा है जी। अच्छा, इस तरह का वो भी ज्यादा है, फिर भी वो खाने की लाइन, तो ये काम मुझे दे दिया, अगली बार आपको मिलना चाहिए, इसलिए आपने 50 का महीने ये कार्टेल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, हाँ। कार्टेलिंग कर दिया उन्होंने जी। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ये सब हमारे आदित्य ठाकरे साहब ने एक्सपोज कर दिया। आप अभी भी सत्ता में आने के बताता बाद क्या हूँ, करना है? मुंबई महानगर पालिका में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं लोगों को काम करने के लिए वो है 3 लाख करोड़ के। अब उसका बजट है 75,000 करोड़ का, हमने 92,000 करोड़ रखा था, उन्होंने तोड़ दिया, उसमें से पैसे गए, अभी 80-85 करोड़ बचे हैं, तो मतलब इतना पैसा उड़ाया है। अब ये 3 लाख करोड़ जो काम दिया, उस 3 लाख में उन्होंने ऐसा किया कि एडवांस दिया जाता है। आप बोलेंगे अभी काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए मुझे, अरे तो कंपनी ने दे दी, तो हमसे क्यों पैसा लेता है? 10% एडवांस गया, तो आप सोचिए 3 लाख करोड़ का काम दिया है, 30,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी एडवांस दे सब दे दिया, उनके पास से पैसा लेके चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इस तरह ये भ्रष्टाचार। आप सत्ता में आने के बाद इस भ्रष्टाचार का क्या करेंगे? कड़ा विरोध करेंगे। देखो आप कितना भ्रष्टाचार है, मुंबई तो अदानी को बेची जा रही है सर जी। आपने कभी सोचा क्या? मुझे लगता है जो हमारे दर्शक ये देखेंगे ना, उनको मैं विनती करूंगा, अगर मेरा एक लफ्ज भी झूठा निकले तो आप इल्जाम लगाओ, लफ्ज भी। धारावी का विकास करने के लिए हम अदानी कोई हमारी शत्रु है क्या? इंडिविजुअल सरकारी भ्रष्ट विचारों से काम करती है, गरीब है वो लोग, सालों साल रह गए, हम कहते हैं उनका पुनर्विकास वहां करो। इनके दिमाग में आइडिया अलग है भैया। बुलेट ट्रेन क्यों बनाई है? बीकेसी से बुलेट ट्रेन जाएगी, कहाँ जाएगी? अहमदाबाद जाएगी, और वो लोग कहाँ रहेंगे? तो भाई उनके लिए व्यवस्था करनी है। ये गरीबों को कहाँ हटाना है? मुलुंड में भेजना है, इधर कांजूर में भेजना है, लंबा लंबा भेजना है, और वहां मुलुंड के लोग भी, इंक्लूडिंग बीजेपी के लोग भी इसको विरोध कर रहे हैं। अब सबसे चिंताजनक बात क्या है जी, कि अदानी को टेंडर देते समय उनको इन्होंने करीबन 1700 एकड़ जमीन मुंबई में मुफ्त पे दे दी, मुफ्त में। हाँ, इधर मुलुंड में दी, उधर दी, उधर दी। अरे भैया, मुंबई में आप सोचिए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि इतना पैसा आप मुफ्त में उनको दे रहे हो, मुफ्त में जमीन दे रहे हो। और सबसे और भी गंभीर बात यह है कि आगे चलकर इस ये टीडीआर मिलेगा, टीडीआर जानते हो ना आप? जी बिल्कुल। तो आप बिल्डर हो जी, आपका कहीं और एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, आप चाहते हो कि बिल्डिंग थोड़ी और ऊंचा बढ़ानी है जी, तो आपको टीडीआर की आवश्यकता है जी, तो आप टीडीआर मार्केट में से खरीद लेते कहीं से भी, जी। जिसके पास होगा उससे खरीद जी, अब सरकार ने जी, उनको टीडीआर दे दी। जीआर बनाया, ऑर्डर निकालिए, निर्णय ले लिया, जी, और उस निर्णय में ऐसा कहा किसी भी बिल्डर को मुंबई में हाँ, अगर जमीन लेनी है या टीडीआर लेना है तो पहले टीडीआर कंपलसरी अदानी साहब से ले। अरे सरकार बोलेगी निजी संस्था से ले लो, एक ही संस्था से ले लो। अरे भाई खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हो और दूसरी तरफ मोनोपोली करते हो।
लेना है तो पहले इससे लेना, बाद में किसी से भी लेना। अरे दादागिरी की नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार है की बिल्कुल। तो ये इसके ऊपर हमने आवाज उठाया तो हम गलत है। सर अरावली के क्या बात चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बोलिए। बहुत गंभीर। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी ऐसे जागरूक लोगों की आवश्यकता है आज। जी अगर हम रास्ते पे नहीं उतरेंगे, ये ध्यान में रखना, यहाँ भी वही होने वाला है, आज नहीं कर तो ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे सर। इनका पूरे मुंबई ही नहीं, MMR रीजन में इनका ये धंधा है। ये वहां अभी नया मुंबई एयरपोर्ट बन गया, अब इस एयरपोर्ट पे क्या करने वाले? एयरपोर्ट अदानी साहब को दिया, एयर इंडिया की कॉलोनी भी दे दी, एयर इंडिया का कर्मचारी रहता था वहां, उसको खाली करवाया, तो क्या हो गया? बिल्डर आ गया ना। डेवलप कौन करेगा? अदानी साहब करेंगे। बाद में एयरपोर्ट का क्या होगा कुछ पता है? आज नकल उधर भी वार्ड बन गया, वहां एक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस एयरपोर्ट का क्या करने वाले हैं? आप सोचिए ना, इतना इनका बहुत लंबा प्लान रहता है, अपने नजर में आता नहीं है, समझेगा भी नहीं है क्या करना चाहते हैं। अब हमें मालूम पड़ रहा है कि इनकी दिशा क्या है और ये देश की दशा क्या करने वाले हैं जी। तो ये इसलिए हमारा विरोध है। एक भाई इसके पहले भी टाटा बिरला किसी कभी इनका नाम बुरा आया? जी जी नहीं आया ना जी। बिल्कुल। अदानी का विकास कब हुआ है? 2014 के पहले अदानी कहाँ थे? 63 नंबर पे। अंबानी का नाम तब भी था, उनके पिताजी ने किया था, धीरू भाई जी ने। 2014 के बाद में अदानी और पूरे विश्व में अभी 2014 नंबर में गए हो। आप सोचिए ना। ये चुनाव आप मराठी अस्मिता पे लड़ेंगे या हिंदुत्व भी उसमें शामिल होगा? अरे मराठी हिंदू तो नहीं होता क्या? मुझे सोचा आप अनिल कुमार, आप हिंदू नहीं है क्या? आप बोलेंगे आप उत्तर भारतीय की अस्मिता से लड़ रहे हो या हिंदू की? सर हिंदू की परिभाषा क्या है? मतलब तो हिंदू की परिभाषा अलग तरह से दी जा रही है। जो पहली बात, अपना कोई धर्म ग्रंथ है तो बताओ। उनका कुरान है, उनका बाइबल है जी। आपका कौन सा धर्म ग्रंथ है? गीता तो हम अपना धर्म ग्रंथ मानेंगे। मानते हो अलग बात है जी। शंकराचार्य कहते कि ये तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। आचरण, हिंदू धर्म मतलब आचरण है जी। आचरण कैसे? अगर हम चतुर्वर्ण मानते रहेंगे तो गड़बड़ है जी, क्योंकि फिर इंसान को इंसान करके जीने नहीं दिया हमारे लोगों ने। आपसे हमारे लोगों ने ना। थोड़े तो भी मुसलमान थे क्या जी? संत ज्ञानेश्वर को चलने वाले मुसलमान थे? बिल्कुल नहीं। संत तुकाराम को चलने वाले मुसलमान थे? कौन था? जी। अपने लोग चलते आए ना। ये जो वंचितों को, जो गरीबों को चलते रहे जाति व्यवस्था पे, वही चलना आगे चलाना है क्या? हिंदू क्या है? वंदनीय बाला साहब की जो व्याख्या है वो सबसे बड़ी बात है जी। हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है, हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है। जो किसी भी किसी माँ के कोख से लेना आपके और मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। वो पैदाइशी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, धर्म हो, कोई भी हो जी, उनको सबको हम हिंदू समझते हैं। जब वो इस देश की मिट्टी के लिए प्राण अर्पण करने के लिए तैयार है, वो हमारा है। वो मुसलमान क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, जैन क्यों ना हो, वो हमारा है, वो हमारा हिंदुत्व है। इसलिए उद्धव साहब बहुत मस्त बोलते हैं, समझा जी। मुख में राम, हाथ में काम, वही हमारा हिंदुत्व है। सर राज साहब MNS के साथ आप आ गए हैं। MNS का एक पूरा चेहरा रहा है कि वो उत्तर भारतीयों या परप्रांतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। बड़ी तो इससे क्या उत्तर भारतीय आपके साथ जुड़े रहेंगे या कटेंगे? आप जुड़े रहेंगे। आज उद्धव ठाकरे साहब पर सबका विश्वास है जी। जानते हो, उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम हो, कभी आपने ये सोचा? अनिल कुमार जी ठीक है, राज साहब ने भूमिका ली, उसकी भूमिका का मैं आपको बताता हूँ गलत तरीके से पेश किया जाता है जी। कितने सालों से हमारे उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं, वीडियो से कभी ऐसा ड्राइव राज साहब का भी निकला कि मुंबई में रहने वाले सभी उत्तर भारतीयों को हकल दो जी? बोलो, एक बार भी उन्होंने बोला है जी? फिर तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं भाई? इसकी आबादी बहुत हो गया। अभी सब लोग बात भाई, उद्धव साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं मुंबई कर जी, तो क्या था? अभी मुंबई करूँ, मैं भी मुंबई कर, अभी ये भी मुंबई कर, ये भी मुंबई करे, हम लोग सब मुंबई में रह रहे हैं। अब हम ट्रेन की डिब्बे, उनकी उदाहरण देता रहता हूँ, कभी भी रेल में सफर कर रहे हैं, लोकल में हम लोग गाड़ी में चढ़ गए जी। आप दरवाजे पे खड़े हो और अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, तो आप कहते अरे भैया मत ढकेलो, अंदर जगह नहीं है जी।
जी। तो आप क्या है जी आप मुंबई के रोला जी वो रस्ते ऊपर प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ आदमी कौन है जी वो भी तो मुंबई का है हो सकता है मराठी हो और मराठी को आप ही बोल रहे हैं अंदर बताना जगह नहीं सर ये जगह नहीं वाली बात है ना सुनो ये जगह नहीं वाली बात है ना जी जो अंदर है वो सब समझना चाहिए जी वो किसी भी जात पात पंथ धर्म के हो जी वो समझना चाहिए डिब्बे में अभी जगह नहीं है सर वो रही बात अब दूसरी बात है हाल ही में बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने कहा कि आने वाले जब हमारी सरकार जो नौकरी आएगी वो सभी नौकरियों में बिहारियों को प्राथमिकता दी जाए तो वही तो बात यहाँ भी है सर ये क्या बात- गलत है बताओ बिल्कुल ये बात हम मान रहे हैं आपके लिए उल्टा बताते और एक उदाहरण जी जाओ आप इनकम टैक्स के ऑफिस में अभी भी जाओ जी वो तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आते हैं जी इनकम टैक्स में हाल ही में भर्ती हुई जी 1200 लोग भर्ती किए गए जी। उसमें 3 मराठी है जी तो लोगों के मन में क्या लगेगा जी दुख लगेगा कि नहीं जी गुस्सा आएगा कि नहीं जी इतने कम है कि 1200 में 3 ही आएंगे मराठी जी तो आपको क्या- सारे कहाँ से आए जी और कितने लोगों के सर्टिफिकेट छूटे निकले जी वो अपने यहाँ भ्रष्टाचार सब जगह है जी झूठी उम्र की सर्टिफिकेट देना जन्म की सर्टिफिकेट देना झूठे कॉलेज की स्कूल की सर्टिफिकेट देना यहाँ आके टाइपिंग भी नहीं करने आ रहे थे वो टाइपिंग में पास करके आए थे ऐसे लोग 150-200 लोग वापस गए सर एक बहुत बड़ा परसेप्शन चल रहा है पूरे लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई को अलग कर सकते हैं ये लोग ऐसा प्रयास है तो आप लोग इसको लेके देखो, डर है या आपकी इस- ऑफिस जी यहाँ से 50 गज पे हुतात्मा चौक है उसके नजदीक है जी यह हुतात्मा चौक क्या है जी जब देश में संविधान के अनुसार भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना हुई जी महाराष्ट्र नहीं बना संविधान 1950 से अमल हुआ जी हर एक भाषा को अपना अपना राज्य मिला जी मलयाली भाषा को केरला मिला तमिल भाषा को तमिलनाडु मिला कन्नड़ भाषिकों को कर्नाटक मिला तेलुगु भाषिकों को आंध्र मिला मराठी भाषिकों का राज्य कहाँ है वो राज्य नहीं रहा तब जाकर लड़ाई शुरू हुई जी 1956 से लेकर 60 तक जी 4 बरस लोग रास्ते पे लड़ रहे थे जी उस संघर्ष में 106 लोगों की प्राणाहुति मोरारजी देसाई जो मुख्यमंत्री उन्होंने गोली चलाने के लिए कहा 106 लोगों ने मुंबई के मृत्यु पाई उस समय संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाई गई जी उसमें एस.एन. जोशी सेनापति बापट जी हमारे प्रबोधन ठाकरे जी बाला साहब के पिताजी अग्रणी थे जी बिल्कुल पहले 5 नेताओं में ये लोग थे ये इन्होंने वो आंदोलन छेड़ा 106 लोगों को प्राण अर्पण करने के बाद में वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति का जो आंदोलन था वो था मुंबई के साथ महाराष्ट्र मिलना चाहिए जी तो मुंबई शहर कहाँ जाएगा जैसे चंडीगढ़ की बात हुई हैदराबाद की बात हुई उसी तरह ये बात हुई कि मुंबई शहर कहाँ रहेगा जी तो उस वक्त के धनवान लोग चाहते थे कि मुंबई गुजरात में जुड़े जाए जी और यह आंदोलन होता जी तो भूमिपुत्रों का आंदोलन हुआ उस भूमिपुत्रों ने प्राण त्याग कर मुंबई पाई है और ये मुंबई बहुत सालों से किसी के पेट में दर्द है इसको छीनना है जी तो कैसे छीनोगे तो आबादी जो बढ़ रही ना उसका भी एक कारण ये है कि भाई घुसपैठ ज्यादा आ जाएंगे जी तो मूलभूत जो जो भूमिपुत्र है वहाँ के सही में जी पीढ़ियों से रहने वाले वो उनके ऊपर आक्रमण ही आएगा वही तो आक्रमण नागालैंड मिजोरम वो जो सब लड़ाई वहाँ जो चल रही है सीमा पर वही है उसी तरह का यहाँ है सर आपने अडानी समूह को धारावी देने की बात की अगर जैसे आपके लिए आपके दिमाग से आपकी सोच से क्या होना चाहिए वहां पे मान लीजिए देखो अगर- फिर दोबारा कहता अदानी साहब से लड़ाई नहीं है टेंडर निकलना चाहिए था और वो एग्जीक्यूट माड़ा करना चाहिए जैसे बिल्डिंग चाल बनाई माड़ा करे और भूमिपुत्र वहां के जो लोग हैं उन सभी 100% लोगों को पात्र करके उनका पुनर्वसन वहां ही होना चाहिए यहाँ से उठ के मुलुंड डालोगे उधर जाके भाईदर जाओ ये धंधा नहीं चलेगा वो मुंबई करे उसे मुंबई में वहां जाके देखना हम जब लड़ रहे तो धारावी में क्या 100% मराठी लोग हैं क्या नहीं। जाओ तमिलियंस है तेलुगु है बाकी सब पीड़ित जनता वंचित हमारी गरीब समाज है सर एक सवाल है उनको उनके लिए क्या करोगे आप उनको भगाएंगे क्या वो सब मराठी थोड़ी है ये भी तो सोचो न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली संगठन शिवसेना सर
महिलाओं के लिए सम्मान निधि पे जो कोली समाज की महिलाओं को आप 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, क्या ये लाडली बहन योजना का कार्ड नहीं है? नहीं, या अपन उसकी तुलना न करें, इसकी ये जो अलग बात है, ये बेचारी घर में बर्तन धोना, घर साफ करने वाले काम करना, ये महिलाएं हैं, वो इतनी गरीब है कि पूछो मत। उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिलती, उनके पास कोई देख नहीं रहा है। सर, आपने सब चीज पे बोला, भारत एक अलग तरह के दौर में गुजर रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, जो 100 दिनों से जेल में बंद है? बहुत दर्द है। अभी मैंने जुडिशियल में बोला, याद है? हाँ, सोनम वांगचुक देशद्रोही, उसने बताया चीन लड़ाक में आ रही करके, तुम्हारा पोल खोल दिया करके। वो आदमी पूरी विश्व में क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसकी अभ्यास को सराहना करते हैं। वहां के हमारे जवानों को उसने वो सोलर सिस्टम बना के टेंट बनाया, ताकि जवान वो ठंड में भी अगर सोने के लिए गर्म मिले, ये वो सोचने वाले वांगचुक देश में बना के रखा है अंदर। ये इन्होंने संजीव भट्ट को अभी तक जमानत नहीं थी, और वो बलात्कारी उनका विधायक, उसको जमानत नहीं। जुडिशरी को मैं बोलता हूँ ना, तो जुडिशरी भी ये ध्यान में रखे। हालांकि धन्यवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया और वो खारिज कर दिया। ये क्या है? बलात्कारी को सत्कार करने वाले लोग हैं भैया। वांगचुक जेल में, संजीव भट्टी जेल में, वो उके की वो कई एडवोकेट उइके, वो भी जेल में है। भूल जाते हैं नागपुर वाला, लोया की केस की बात है। बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसे बहुत है उदाहरण सर। ये दादागिरी चल रही है, ये तानाशाही चल रही है। इस दादागिरी से देश कैसे निपटेगा? इसीलिए रास्ते पे आने की वजह नहीं होगा। आएंगे लोग एक दिन रास्ते पे आएंगे, देखना। तो मैं नहीं चाहता कि नेपाल बने, मद्रास सिलोन बने, लेकिन ऐसा ही करते रहोगे तो श्रीलंका जरूर बनेगा, ऐसा डर लगता है उनको लिए। 1,500 रुपए की। सर, अब एक कठोर सवाल है ये। मुंबई में मैंने बचपन में देखा है कि बाला साहब की मुंबई थी, महाराष्ट्र में बाला साहब एक शेर की तरह गरजते थे और सब चुप हो जाते थे। वो शेर शिवसेना का कहाँ गया? आज लोग विविध तरह की चर्चा करते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाला साहब की आवाज के आगे कोई बोल सकेगा। यहाँ शिवसेना ही आगे हाथ से जाती है। आपको अयोध्या की याद दिलाती हूं जी। सत्ता आने के बाद भी फर्क पड़ता है जी। अगर देश को स्वराज्य पाना था जी, देश को स्वतंत्रता पानी थी, वो संघर्ष, और सत्ता आने के बाद भी अपना स्वराज आने के बाद तो फर्क पड़ेगा ना। वही लड़ाई करते बैठेंगे क्या? हमारी सत्ता जब 1995 में आ गई, तो फिर लड़ाई करने की बात किधर है? किससे लड़ाई करने? नहीं, हम ही बैठे हैं राज्य करने में जी। हमारे ही मुख्यमंत्री बैठे हैं मनोहर ऋषि साहब। तो वो एक 92 के पहले के शिवसेना प्रमुख और 92 के 5 के शिवसेना प्रमुख की विचारधारा आप देखिए। 40 लाख लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वासियों को मुफ्त में घर देना, ये किसने किस कल्पना लाई? तो 40 लाख मराठी थे क्या? झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोग मराठी थे? किसने सपना दिया? वही तो आकार है। उसीलिए तो स्लम बना ना, झोपड़पट्टी पुनर्विकास स्कीम, ये बाला साहब की देन नहीं। तो गरीबों को पक्का घर देने का वादा प्रधानमंत्री करते हैं, और मुंबई पोर्टर्स के जमीन पर जो झुग्गी झोपड़ियां उनको रोजाना हटाने की बात करते हैं। पक्का घर कब दोगे? उनका घर है वो भी तो आप छीन लेते हो, नोटिस निकाल के धड़ाधड़ घर तोड़ देते हो। कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? वो भी 100% मराठी के जाके देखो। हम अन्याय के खिलाफ जहाँ भी अन्याय तो खिला देते हैं। राजीव गांधी नगर है, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंदर एक किला है, शिवड़ी फोर्ट, उसके रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले 50 साल से रहते आदिल जी। अब एक बार किसी ने नोटिस निकल में कोर्ट का निर्णय आ गया, हटा दिया। भाई हटाओ, और अगर किले की कोई सुरक्षा या कुछ मरम्मत करनी अच्छी बात है। घर कहाँ दोगे? पक्का घर का वाद, प्रधानमंत्री पक्के घर का वादा करते हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आपने सीधा तोड़ दिया, और वो कहाँ गए? रास्ते पे है, अभी वो फुटपाथ पे है, क्या करेंगे? सर, आंदोलनों की शिवसेना कहाँ गई? अब आप बहुत सारे मुद्दे आपने चर्चा की कि बड़ा आंदोलन कहाँ खड़ा कर पा रहे हैं? 10 साल में कोई बड़ा आंदोलन ऐसे बोलते हो। अभी वोट चोरी के ऊपर आंदोलन किसने किया?
सभी को साथ में शिवसेना ने किया था। जी मुंबई के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किसने किया? शिवसेना ने किया था। पानी की व्यवस्था पे तो आंदोलन, ये गड़बड़ करते तो आंदोलन किसने किया? बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों? जिससे जनता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि धारावी में गड़बड़ है, धारावी में बहुत बड़ी संख्या कितना है। बड़ा आंदोलन, मैं खुद था उस आंदोलन में, बाप रे भयानक आंदोलन हुआ। तभी तो, नहीं तो इतने, अरे सर अनिल कुमार जी, आज हम अगर आंदोलन न करते तो इतने में धारावी की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ के निकल जाती थी। जानते हैं इशारा आंदोलन हुआ है, दोबारा हिम्मत करो। मतलब आप कहने का अर्थ है कुदली भी कि मारने दी अपनी, आपसे आज तक कुदली मारी क्या? चलने नहीं देंगे। कुदली मारी क्या उन्होंने? देखो कुदली मारी नहीं, मारी ना, किसकी वजह से नहीं मारी? हमारा आंदोलन है, जानते हैं। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा पुनर्विकास इन लोगों का यही होना चाहिए बस। सर बीएमसी चुनाव में कितनी सीटें आएंगी आपकी? नंबर क्यों बताए, सत्ता है क्या हमारी? वही भगवा पूरी दिल दोबारा लहराएगा, अभिमान से लहराएगा, और आपको कमेंट हो गया आपको, अरे यार मान लिया इन लोगों को। और जो लोग आपके पास से छोड़ के गए उनके बारे में, एक के बारे में आप बोलिए। नहीं छोड़ो उनसे, देखो जो क्या बोलो, अभी गंदे शब्द नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलिए। वो फिर उसका क्या ना, जो डर गया वो मर गया, वैसे लोग है ये, डरपोक लोग है जी। वो डर गया तो मर गया, तो क्या के लिए मर गए हुए लोगों की बात करते रोते बैठो क्या? जाने दो ना। सर इसमें चर्चा की जा रही है कि बहुत बड़ा पैसा बीएमसी इलेक्शन में लड़ा जा रहा है, आप कैसे इस पैसे का मुकाबला करेंगे? एक 10 मिनट पहले 5-7 मिनट मैंने उदाहरण दे दिया, 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, पैसे बांटे गए, बांटे वो तो बांटे ही है, उनका धंधा है। कभी आपने पूछा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड क्यों है, जबकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता ही है, दे सकते हो ना पैसे, केयर फंड प्राइवेट क्यों? पूछा कभी पैसा कहाँ गया? कोविड के समय इतने हालत में सांसद और विधायकों ने अपनी तनख्वाह दे दी, भाई राज्य के मुख्यमंत्री की सहायता निधि में दे दी, उद्धव ठाकरे फंड नहीं, मुख्यमंत्री सहायता निधि, वहां हमने अपनी तनख्वाह दे दी। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने और सांसदों ने उनकी तनख्वाह पीएम केयर फंड में दी, पीएम रिलीफ फंड में नहीं दी, पीएम केयर फंड में दी, प्राइवेट फंड में दी। ये इनका लगन है मुंबई महापालिका, मुंबई के शहरवासियों से। सोचो आप, या महाराष्ट्र से क्या लगन है इनकी, सोचो आप। ये तो हर बार ये करते रहेंगे, मुंबई पे इनकी बुरी आंख है। हाल ही में उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रयोग करके देखा, चंडीगढ़ पे उन्होंने कानून लाने की बात की केंद्र ने, और कानून पोर्टल पे आ गया कि चंडीगढ़ को, शहर को हम केंद्र शासित कर रहे हैं। चंडीगढ़ दोनों की मिल की राजधानी हरियाणा पंजाब की, बिल्कुल, लेकिन गवर्नेंस करते हैं पंजाब के राज्यपाल, बिल्कुल, तो निकाल के ले रहे हम जी। पूरा पंजाब रास्ते पे आ गया जी। अरवली में पूरे राजस्थान की जनता रास्ते में क्या, क्यों अरवली क्या करना चाहते हो? पहाड़ तोड़ना चाहते थे, पेड़ तोड़ना चाहते हो। तो हम लोग एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात करते, वातावरण के बदल की बात करते। मुंबई में भी बहुत सारे पेड़ काटने का मुंबई में भी बहुत सारे पेड़ काटने के आदेश आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे? खिलाफ लड़ कौन रहा है? दुर्भाग्यवश कोर्ट भी, अभी जुडिशरी कहाँ रही है? न्याय व्यवस्था है क्या? पुलिस है? मैं खुलेआम आपके सामने बैठा हूँ, न्याय व्यवस्था है भैया? संविधान के अंदर आर्टिकल 10 जो हमारे खिलाफ जो भगोड़े गए ना, हमारे पीठ पे छुरा भोगकर, तो उसके खिलाफ उनमें कानून हो। तो राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, ये आयराम गैराम का धंधा चलता रहता था। अब वो आयराम गैराम को रोकना कैसे? तो उन्होंने सोचा एक कानून बनाएंगे, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जा सकते, 2/3 लोग नहीं जा सकते किसी पार्टी को छोड़कर। अगर 2/3 लोग हैं तो विदिन पार्टी करेंगे ना, पार्टी के अंदर झगड़ा करके पार्टी का कब्जा ले सकते हैं। बाहर क्यों भगेंगे? दूसरे के आश्रय में क्यों जाएंगे? जहां भी गए वहां किसकी सरकार है? सूरत में गए किसकी सरकार है? असम में गए किसकी सरकार है? गोवा में गया किसकी सरकार थी? किसके आश्रय में गए? तो वहां की पुलिस व्यवस्था इनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई। और वो कानून ऐसा कहता है कि 2/3 भी गए, अगर समझ लो, पहले तो 2/3 गए नहीं थे, शुरू में तो 16-17 लोग थे, तो फिर ये कानून कहता है कि वो 2/3 लोगों को अलग से गुट बनाने का अधिकार नहीं, वो गुट किसी पार्टी में शरीक करना पड़ेगा। हुआ क्या कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय? क्या कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय? कोई मालूम नहीं है। पूरा समय सत्ता में बिठाने दे दिया। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, पूरी चूड़ी लगा दी।
वो तो इतने स्ट्रिक्ट, कोश्यारी साहब के हर एक्शन पे उनका स्टेटमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक काम कर रहे हैं कोश्यारी, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण संवैधानिक है। गवर्नर बैठे सर पश्चिम बंगाल पे एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं कि इस समय ममता दीदी वहाँ बड़ा आंदोलन चल रहा है, ईडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है, जनता सड़कों पे है, इस आंदोलन को या इस ईडी के पूरे खेल को आप क्या कहना चाहते हैं? शहरी है वो, मान लिया उसको सैल्यूट करता हूँ। ये जो धंधे चल रहे ना, इसी तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अब वहां का चुनाव है विधानसभा का, 2-3 महीने में लगने वाला है, तो गृह मंत्री जी के आदेश पर अभी हाल ही में मैंने कहीं सुना इलेक्शन कमीशन एसआईआर का जो मुद्दा आया ना जी, वो कोई इलेक्शन कमीशन में एक दूसरे कमिश्नर होते ना, उनमें से एक महिला कमिश्नर थी, मेरे पास अभी वो नहीं है वीडियो में तो मैं बताता, उसने कहा ये एसआईआर का आदेश हमारे चुनाव आयुक्त का नहीं है, ये गृह मंत्री का आदेश है। जी जी, गुलाम बैठे हैं वहाँ, वो आदेश देता है, गुलाम नाचता है, उस गुलाम के आदेश पर ही इधर आ गया गुलाम ईडी, ये वो दूसरा गुलाम है, वो ईडी वहां गया। कौन कंपनी? आईपैक कंपनी क्या करती है? वो कंपनी प्राइवेट जो आप सोशल मीडिया चलाती है या सर्वेक्षण करती है या जैसे इलेक्शन में कुछ कंसल्टेंसी आती है, तो आप कंसल्टेंसी लेते हो, फिर आप जानकारी देते हो कितना क्या क्या है, किधर क्या है, वो जानकारी लेने वाली कंपनी है। तो इनको पता चला कि तृणमूल कांग्रेस का काम ये कंपनी करती है, तो तृणमूल कांग्रेस की क्या जानकारी उनके पास है, वो फाइल छीनने के लिए वो कहीं सही में गए। बाकी गैर व्यवहार उनको मालूम है, उनका कुछ गैर व्यवहार नहीं है, ये फाइलें हाथ में लेना गए, पहले वो फाइल हाथ में ले ली, शहर में घुस गई और अपने पार्टी की फाइल हाथ में वापस लेके आई। सर ये ईडी वालों को है ना, याद नहीं बोल सकता, जनता उनको अभी शासन करनी चाहिए, बाकी कोई नहीं कर सकता इनके साथ। सर सोनम गैर कानूनी काम करते हैं। वो शाहरुख खान के बेटे को कुछ नहीं था, पैसा खाना था ना, उसको जेल में रखा, क्यों? एक जवान बेटा उसको बर्बाद करना चाहते थे क्या? उसकी आयु आप बर्बाद करना चाहते हो? और वो फिर रोजाना भाई सेलिब्रिटी है ना, उसका नाम आ गया तो क्या, और दुर्भाग्य वो फिर मुसलमान, फिर उसको मुसलमान का रंग देना, ये इनका धंधा है, हिंदू मुसलमान करना। कोर्ट में क्या हुआ संजय राउत साहब के पास में, इनके बारे में, शाहरुख के बारे में, इसमें तो कुछ भी दम नहीं बोला कोर्ट ने। तो फिर उसको 40 दिन किसने रखा? इस बच्चे को 40 दिन किसने रखा? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जब उस केस में कुछ भी दम नहीं था तो शाहरुख के बेटे को 40 दिन क्यों रखा? संजय राउत साहब को 100 दिन क्यों रखा? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को हैरान करना, इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब का इस्तेमाल कर रही है। जुडिशियरी भी, मैं उनके ऊपर भी बोलता हूँ, है क्या जुडिशियरी? तो ये थे अरविंद सावंत साहब, जिन्होंने आपको देश, दुनिया, समाज, बीएमसी पर व्यापक चर्चा की, खुलकर बोलते हैं और इन्होंने अपने तथ्य रखे। आप इनके तथ्यों को देखिए, जांचिए, परखिए और इस देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। फिर मिलेंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद।